जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। और आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 21। और फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने जो है प्रैक्टिस सेट 20 को देख लिया है। और सारे जो है प्रैक्टिस सेट में 20-20 सवाल रहते हैं। सुबह में 7 बजे से 8 बजे के बीच में हमारा वीडियो आता है। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा। आपका परीक्षा की तिथि पहले से निर्धारित है, 22/3/2026 को आपका परीक्षा होने वाला है। माने कि आप बिल्कुल भी समय आपके पास नहीं है। आप ज़्यादा समय को बर्बाद करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन और सारे प्रश्नों को हम लोग बिल्कुल विस्तार में समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल देखिए, आपका पहला क्या है, फ्यूज तार की प्रकृति किस तरह की होती है। जो फ्यूज तार होते हैं इसकी प्रकृति जो होती है वो किस तरह की होती है। तो देखिए, इसका आंसर हम लोग करेंगे कि जो विद्युत फ्यूज होते हैं, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होते हैं का जो प्रयोग होता है परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है ना कि उच्च प्रतिरोध होता है, निम्न गलनांक होता है। समझे। तो उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक कहिए, यहाँ पे गलनांक होना चाहिए। ठीक है, ये भी सही है। तो फ्यूज के तार जो बना जाता है उसमें आपका दो चीज़ को मिला करके बनाया जाता है। एक तो आपका मिलाया जाता है टीन का और एक आपका मिलाया जाता है शीशा का। ठीक है। तो टीन जो इसमें मिलाया जाएगा वो मिलाया जाएगा 73% और जो शीशा मिलाया जाएगा उसको मिलाया जाएगा 37%। दोनों को मिला करके मिश्र धातु का ये जो है फ्यूज बना हुआ होता है। ठीक है। और फ्यूज तार को सदैव जो है परिपथ के साथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाएगा, सदैव जो है परिपथ के साथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि जो फ्यूज के तार जो जोड़े हुए रहते हैं वो कैसे रहते हैं, तो श्रेणी क्रम में लिखिएगा। ठीक है। उसके बाद आपको एक सवाल और पूछा जाएगा कि फ्यूज का तार जो है उसका गलनांक कैसा रहता है। तो फ्यूज का तार का गलनांक क्या रहेगा, कम रहेगा। समझे। तो ये 2-3 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा फ्यूज के तार के बारे में। तो आप लोग आंसर याद रखिएगा। यहाँ पे इसका फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा कि उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक फ्यूज तार की प्रकृति होती है। ठीक है। उसके बाद देखिए केरोसिन, अगर यदि आप लोग 90 के दशक के होंगे, 90 से लेकर के 95-96 तक आपका डीओबी होगा, तो आप लोग लैंप देखे होंगे, केरोसिन लैंप। जो बाद के होंगे तब तक बिजली हर जगह गांव घर में आ गया था झारखंड में। केरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होते हैं, जिसका क्या मतलब होता है। तो देखिए, केरोसिन के लैंप में जो है चिमनी के नीचे छिद्र होते हैं, जिससे ऑक्सीजन का सप्लाई बना रहता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई बना रहता है। आग जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है। ठीक है। और आग बुझाने में CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। तो जलाने के लिए किसका होना चाहिए, ऑक्सीजन का होना चाहिए। समझे। और उसको बुझाने के लिए क्या होना चाहिए, तो आग बुझाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसके नीचे क्यों छिद्र दिए रहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का सप्लाई बना रहे और जो हमारा लैंप है वो आपका जलता रहे। अगला सवाल देखिए, नमी की माप खाली स्थान के द्वारा किया जाता है। अगर यदि आपको नमी की माप करना है, ठीक है, तो कौन सा यंत्र का प्रयोग करेंगे, लैक्टोमीटर का करेंगे, थर्मामीटर का करेंगे, पोलारीमीटर का करेंगे या फिर हाइग्रोमीटर का करेंगे। 93 का आपको जो आंसर करना है वो करना है हाइग्रोमीटर का। नमी की माप जो है हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। और हाइग्रोमीटर जो है चलिए इसको भी आप इतना याद रखिए। ठीक है। चलिए, हाइग्रोमीटर एक होता है, हाइड्रोमीटर भी एक होता है। हाइड्रोमीटर जो होता है पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने के लिए काम में आता है। ठीक है। वो हाइड्रोमीटर नहीं, हाइड्रोफोन होता है। क्लियर। चलिए, हालांकि इस प्रश्न का हम लोग आंसर जान लेते हैं। नमी की माप हम लोग किस में करेंगे, हाइग्रोमीटर में करेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। दूरदर्शन माने कि टीवी, टेलीविज़न के ध्वनि संकेत होते हैं। दूरदर्शन माने कि टीवी के ध्वनि संकेत जो होते हैं वो किस में होते हैं। तो 94 का आपको आंसर करना है आवृत्ति मॉड्यूलित में। ठीक है। ध्वनि संकेत जो है आवृत्ति मॉड्यूलित में होते हैं। टेलीविज़न की जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, तो आपको नाम याद रखना है, टेलर फार्न्सवर्थ। हम लिख दें क्या, देखिए हालांकि यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। आप लोग पैसा वैसा देते नहीं, हम लिखने वाला पेन खरीद नहीं पा रहे हैं, सब कुछ हाथ से लिखना पड़ता है। फार्न्सवर्थ। ठीक है। ये फा है, ये रा है, ये आधा ना है, ये सा है, व रात है। ठीक है। टेलर फार्न्सवर्थ, इन्होंने ही दूरदर्शन माने कि टीवी का जो है आविष्कार किया था। 95 नंबर सवाल देखिए, पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है। पानी में हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस की भांति करता है। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, जबकि यह बुलबुला जो है उत्तल लेंस के समान दिखाई देता है, लेकिन व्यवहार करेगा अवतल लेंस की तरह। 96 नंबर देखिए, नीले कांच की प्लेट धूप में नीली दिखाई देती है, क्योंकि जो नीले कांच की जो प्लेट होते हैं धूप में नीली दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है।
तो देखिए 96 का आपको आंसर करना है ऑप्शन बी, यह नीला रंग संक्रमित करती है। नीले कांच की प्लेट धूप में नीली दिखाई देती है क्योंकि यह नीले रंग को संक्रमित करते हैं। उसके बाद देखिए 97 नंबर सवाल पूछ रहा है कि तीर चलाने में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा होती है। तीर चलाने में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा होती है। 97 का आप आंसर करिएगा सर, स्थितिज ऊर्जा। तीर चलाने में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान स्थितिज ऊर्जा होती है, जबकि किसी वस्तु में विशेष अवस्था में या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल 98 नंबर सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से जोड़ों में कौन सा सही मेल नहीं खाता है। अब जोड़ यहाँ पे दिया गया है, हेमाटाइट के साथ में तांबा दिया गया है, और मोनाजाइट में थोरियम दिया गया है, बॉक्साइट में एल्यूमिनियम दिया गया है, और पिच ब्लेंड में यूरेनियम दिया गया है। अब यहाँ पे जो मेल नहीं खाता है हम लोग को ये छांटना है। 98 का आप लोग आंसर करेंगे हेमेटाइट तांबा। ठीक है, हेमेटाइट जो होता है ये लौह का अयस्क होता है। क्या किसका से होता है? लौह का अयस्क होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर यही आपका गलत है। अगला सवाल देखिए 99 सूर्य के वायुमंडल के कौन से तत्व की अधिकता रहती है। सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है। 99 का आप लोग आंसर करिए हाइड्रोजन का। ठीक है, सूर्य से वायुमंडल के हाइड्रोजन तत्व की अधिकता रहती है। 100 नंबर सवाल में देखिए किस ब्लड समूह वालों में एंटीजन माने कि प्रतिजन अनुपस्थित रहता है। 100 नंबर का आपको आंसर करना है ऑप्शन डी। ठीक है, रक्त समूह वो वाले एंटीजन अनुपस्थित ही रहता है, जो है इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 101 नंबर ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर इसका रासायनिक नाम क्या होता है। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट इसका जो है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर का आपको फार्मूला अगर जी पूछते तो क्या मारेंगे, CaOCl2। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। 102 नंबर देखिए 102 नंबर जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है। जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है। क्या हम लोग आंसर करेंगे, हम लोग करेंगे कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट। ठीक है, क्या क्या आंसर करेंगे। 102 नंबर में जल में कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट की उपस्थिति के कारण हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 103 नंबर सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ में गर्म करने पर गैस उत्पन्न होगी। अब अगर यदि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ में गर्म कर दिया जाए तो वहाँ से कौन सी गैस उत्पन्न होगी। तो यहाँ से उत्पन्न होगी मीथेन गैस। जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ में गर्म किया जाएगा तो मीथेन गैस उत्पन्न होगा। 104 नंबर सवाल देखिए उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम क्या है। जो हम लोग का हाथ का जो उंगली का जो नाखून है यहाँ पे प्रोटीन विद्यमान है और इसका नाम हम लोगों से पूछा जा रहा है, तो इसका नाम हम लोग करेंगे कैरोटीन। ठीक है, क्या करेंगे, कैरोटीन सही उत्तर हो जाएगा आपका। 105 नंबर देखिए लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। लाल रक्त कणिका माने आप नाम सुने होंगे RBC रेड ब्लड सेल, और एक होता है WBC व्हाइट ब्लड सेल। हम लोगों को पूछ रहा है लाल रक्त कणिका माने कि RBC का जीवन काल। तो RBC का जो जीवन काल होता है फ्रेंड्स वो आपका 120 दिन का होता है। ठीक है, कितना दिन का होता है, 120 दिन का होता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण होता है। विटामिन ई जो है, विटामिन ई का रहना क्यों जरूरी है। तो देखिए विटामिन ई जो है मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग में लाया जाएगा, फिर किसके लिए जरूरी है। तो यहाँ पर लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में विटामिन ई मुख्यतः जो है लिंग ग्रंथों की सामान्य क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, विटामिन ई का अगर यदि आपको वैज्ञानिक नाम पूछते तो टेकोफेरोल होता है इसका। ठीक है, टेको या फिर टोकोफेरोल, समझ गए। विटामिन ई जो कहाँ से पाया जाएगा, तो पत्ती वाली सब्जी से पाया जाएगा, दूध से पाया जाएगा, मक्खन से पाया जाएगा, अंकुरित गेहूं से पाया जाएगा, वनस्पति तेल आदि में पाया जाएगा। ठीक है, अब अगर ये देखिए किन्हीं का जो है आप लोग ये पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो वीर जो है, ठीक है, स्पर्म जो है किसी का ये हो जाता है तो डॉक्टर लोग उसको सलाह देता है कि आप लोग गेहूं का जो है ये अंकुरित करके खाइए। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए 107 नंबर रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है। जो रक्तदाब होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है,
ठीक है, उसका नियंत्रण कौन करता है? तो इसका आंसर करिएगा अधिवृक्क, माने कि एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, रक्तदाब को नियंत्रण अधिकृत ग्रंथि करता है। और अधिवृक्क ग्रंथि के दो भाग होते हैं, बाहरी भाग जिसको कॉर्टेक्स कहा जाता है और अंदरूनी भाग जिसको मेडुला कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए 108 नंबर, रक्तचाप यानी कि दाब निम्नलिखित में से किसमें उच्च होता है? सबसे अधिक जो होता है, उच्च जो होता है वो किसमें होता है? तो ये होता है धमनियों में। ठीक है, रक्तचाप जो है, दाब जो है धमनियों में होता है। और अच्छा, मनुष्य का जो रक्तचाप है वो नॉर्मल कितना होना चाहिए? तो मनुष्य का जो रक्तचाप है 120/80 होना चाहिए। अगर यदि आपका इसके इर्द गिर्द में है, 1-2-5 पॉइंट आगे पीछे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे अधिक होगा तो आपको दिक्कत है। उसके बाद देखिए, मक्खी से निम्नलिखित में से किसमें उच्च होता है? 109 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे, मक्खी से अंतर्ज्वार रोग फैलता है। ठीक है, अंतर्ज्वार रोग। अब ये मक्खी यहाँ से बैठ के दूसरे जगह जाएगा, दूसरे जगह से तीसरे जगह जाएगा, तीसरे जगह से चौथे जाएगा, इसमें से ये बीमारी फैलने का संभावना ज़्यादा रहता है। उसके बाद देखिए, डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने बनाया था? डीएनए संरचना का सही मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। ठीक है, वाटसन एवं क्रिक इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने कितने सवाल को कंप्लीट कर लिया? 20 सवाल। अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।